हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं फिर से जुड़ चुका हूँ आप लोगों के साथ लेकर के एक नया वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि WBPSC क्लर्कशिप का मेंस होने वाला है, तो उसमें प्रेसिज राइटिंग का भी एक हिस्सा होता है। तो प्रेसिज राइटिंग किस तरह किया जाता है, क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से एक परफेक्ट प्रेसिज राइटिंग लिखा जाता है, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो सके और आप पूरी तरह से इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, ये जो है इंग्लिश का प्रेसिज राइटिंग आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने क्लर्कशिप के लिए जो है रिपोर्ट राइटिंग भी बताया था कि किस तरह से लिखना चाहिए। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रेसिज राइटिंग। तो प्रेसिज राइटिंग में सबसे पहला बात तो ये है कि प्रेसिज होता क्या है। ठीक है, प्रेसी क्या होता है उसको यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक कंसाइज समरी ऑफ एसेंशियल पॉइंट्स, स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स। यानी कि प्रेसी क्या होता है कि सपोज कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है या फिर एसेंशियल पॉइंट्स का कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ फैक्ट्स लिखा हुआ है, तो उसको जो है आपको छोटा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में जो है आपको छोटा करके पूरा लिखना पड़ता है। इसी को हम लोग जो है प्रेसी बोलते हैं। देखिए, राइटिंग अ प्रेसी मीन्स मेकिंग एन इंटेलिजेंट समरी ऑफ अ लॉन्ग पैसेज। To write a précis, one should have a clear understanding of the passage. Only then one will be able to include all the essential points and tips and tricks of essay examples in the précis. ये जो है प्रेसी, ये एक लंबा पैसेज दिया हुआ रहता है, उसका एक समरी करना पड़ता है। ठीक है, एक पर्सन तभी एक अच्छा समरी लिख सकता है या फिर जो है प्रेसी लिख सकता है जब उसके अंदर पैसेज को पढ़ करके उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो। ठीक है, इसमें जो है जो पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, जितने भी सारे पॉइंट्स रहते हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है। और जो चीज़ जो है टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें, वो सारे ट्रिक्स, वो सारे टिप्स आपको समझ लेने होंगे कि कौन सी चीज़ें जो है रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है, कौन सी चीज़ों को जो है आपको इस्तेमाल करना है आगे प्रेसी में और कौन सी चीज़ों को जो है आपको हटा देना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्रेसी राइटिंग में। देखिए, द ओरिजिनल पैसेज इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड इन लेंथ बाय जस्ट रिमूविंग अनइम्पॉर्टेंट और अननेसेसरी सेंटेंसेज and by reproducing the rest as the précis. It should be a brief gist or summary of the passage expressed in the writer's own words. यहाँ पे प्रेसी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी लंबाई को जो है घटा दे रहे। ठीक है, पैसेज जो है बहुत ही बड़ा लिखा हुआ था, आपने जस्ट उसको शॉर्ट कर दिया, प्रेसी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसी का मतलब होता है कि आपने जो देखा, आपने जो पैसेज देखा, उससे आपको क्या समझ में आया, उससे जो है आप क्या रिप्रोड्यूस कर पा रहे। ठीक है, अपने लफ्जों में, अपने वर्ड्स में जो है आप अपने अंदाज में किस तरह से उसको लिख पा रहे हैं, आपका जो है पूरा चीज कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसी को जो है हम लोग प्रेसी राइटिंग बोलेंगे। प्रेसी राइटिंग में जो है आपको बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है, इंटेलिजेंस आपका काम करता है कि किन चीजों को जो है आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, किन चीजों को रखना पड़ेगा। देखिए, a précis should be full, that is it should contain all the essential thoughts, ideas or fact in the original passage. It should not contain repetitions or observations that are not relevant to the main theme of the original. यहाँ पे जो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में बहुत कुछ दिया हुआ रहेगा, रेलेवेंट भी होगा, इररेलेवेंट भी होगा। आपको जो है उन सारी चीज़ों को निकाल कर रख लेना पड़ेगा जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीज़ों को आप लिख दे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट था, रेलेवेंट था, उसको जो है आप हटा दिए। इसके अलावा ऐसा भी नहीं करना है कि बार बार एक ही चीज़ को आप लिखे जा रहे, घुमा फिरा करके एक ही चीज़ लिखे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है उस थीम को एकदम पकड़ कर रखना है और जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको जो है आपको लेकर के ही चलना पड़ेगा। A précis is always written in reported speech. The passage given may be a speech made by a person in direct speech, but the précis is to be in reported speech and in the third person and in the past tense। यहाँ पे आपका एक चीज़ याद रखने वाली है कि प्रेसी जो है ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन को यूज करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग जो है किस तरह से एक परफेक्ट प्रेसी को लिख सकते हैं। तो प्रेसी लिखने के वक्त में आपको जो है तीन चीज़ों का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना होगा। पहला स्टेप जो है आपको
करना पड़ता है वो है रीडिंग, दूसरा होता है राइटिंग और तीसरा होता है रिवीजन। पहला रीडिंग, रीडिंग में जो है आपको क्या क्या करना पड़ता है, देखिए रीड द पैसेज केयरफुल्ली, इफ वन रीडिंग इज नॉट इनफ टू गिव यू अ जनरल आइडिया ऑफ इट्स मीनिंग देन रीड इट अ सेकेंड टाइम। आपको जो है पैसेज अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ता है। अगर आप पहली बार में उसका जनरल आइडिया नहीं ले सकते, उसका सेंट्रल थीम नहीं समझ सकते हैं, तो आपको जो है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तब तक पढ़िए जब तक कि जो है आपको उसका मीनिंग समझ में ना आ जाए कि बोलने क्या मांग रहा है, मेन जो मोटिव है, मेन जो इसका थीम है वो क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। फाइंड आउट द सब्जेक्ट और द थीम ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। आपको जो है सब्जेक्ट को खोजना है, ठीक है, या फिर थीम भी कह सकते हैं। पैसेज से जो आपको मेनली थीम सब्जेक्ट खोजना है कि किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, और उसको जो है फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा। Find out the lead or the topic sentence. The lead sentence will help you to see the subject clearly. It will also help you to think of a title for the précis. précis के लिए देखिए आपको जैसे पता है कि एक टाइटल भी देना पड़ेगा, तो आपको जो है पैसेज में लीड खोजना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कीवर्ड्स, टॉपिक, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें जो आपको खोजना पड़ेगा, तभी ना आप समझ पाएंगे कि इस पैसेज का जो है प्रेसी अगर कर रहे हैं तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका थीम क्या है, तो आप किस तरह से उसका टाइटल दे पाएंगे। फर्दर रीडिंग may be necessary at this stage to make sure that the details of the passage are also understood. Read the passage more slowly this time, even sentence by sentence, and make sure that everything in the passage is understood. If this is not done, it is likely that you will miss something important, especially if it is expressed by a short phrase or a single word. आपको जो है बाद में क्या करना है, और भी स्लोली थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आपको हर चीज़ एकदम बारीकी से समझनी है। ऐसा ना हो कि कोई भी एक चीज़ ऐसा मिस हो जाए जहाँ पे मेन उसका मोटिव था, थीम छुपा हुआ था, आपसे वही मिस हो जाए। अगर वही चीज़ मेन अगर मान लीजिए किसी फ्रेज के हिसाब से बताया गया है, ठीक है, किसी मुहावरा के हिसाब से, या फिर कोई एक सिंगल वर्ड ऐसा था जो पूरी थीम को डिनोट कर सकता था, अगर आपने उसी चीज़ को मिस कर दिया तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। फिर उसके बाद जो है आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्ट्स और आइडियाज़ जो है वो एसेंशियल है, ठीक है, जो आपको यूज़ करना ही करना है, और कौन से सेकेंडरी है, मतलब कि आपको जो है वो अगर वो चीज़ें छोड़ दे रहे हैं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इन चीज़ों को आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा रीडिंग करके। उसके बाद आता है राइटिंग, ठीक है। अब आपने रीडिंग कर लिया, अब जो है राइटिंग का क्या। देखिए सबसे पहले जब आप रीडिंग कर लेते हैं, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो उसके बाद आपको एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना चाहिए प्रेसी का, ठीक है। आप डायरेक्ट एग्जाम के जो आंसर शीट होते हैं उनमें डायरेक्ट मतलब ब्लैंक में भरना शुरू ना कर दे, उससे पहले एक ड्राफ्ट बनाए अपना, ठीक है, एक रफ बनाए अपना, और जो है उसका साइज जितना है, जितना वर्ड्स है, उसको 1/3 में लिखना है। जैसे सपोज 300 वर्ड्स है तो आपको उसको रिप्रोड्यूस करना है 100 वर्ड्स में, ठीक है। आपको जो है उसको 1/3 कर लेना है। उसके बाद जो है उसका मेन जो मोटिव था, मेन थॉट्स था, ठीक है, वो पैसेज का दिया हुआ जो मेन सेंट्रल आइडिया था, उसको जो है आपको अपने ड्राफ्ट में कवर कर लेना है। आप एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, उसमें जो है उन चीज़ों को आपको कवर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे नाम है किसी पर्सन का, जगह का, डेट वगैरह दिया हुआ है, तो वो सब उतना ज़्यादा आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो मेंशन करने जाएंगे तो आपका हो सकता है कि वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 1/3 के अंदर ही करना पड़ता है। उसके बाद आता है रिवीजन, ठीक है। अब आपका जो है फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, तो उससे पहले जो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, कहीं कुछ ग्रामर की गलती नहीं हुई, स्पेलिंग सही है, सब कुछ सही है। उसके बाद ही जो है आप अपने फेयर करेंगे, मतलब कि जो एग्जाम शीट है उसमें आप फाइनली उसको लिख देंगे। इसके बाद देख लेते हैं डूज एंड डोंट्स इन अ प्रेसी। प्रेसी में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसी में सबसे पहली बात यह है कि जब प्रेसी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक सुटेबल टाइटल देना होगा। पैसेज के अकॉर्डिंग जो है पढ़ करके आपको क्या समझ में आया है, इसका पैसेज क्या सुटेबल होना चाहिए, पैसेज का टाइटल क्या सुटेबल होना चाहिए, वो टाइटल जो है आपको पहले दे देना है। उसके बाद देखिए रिमूव व्हाट इज सुपरफ्लुअस एंड रिटेन द कोर एसेंस ऑफ द वर्क। आपको जो है वो चीज़ों को हटा देना है जो कि सुपरफ्लुअस है, यानी जिसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, जिसको आप हटा देंगे तो भी चलेगा, और जो जो चीज़ें मेन हैं उनको आपको पकड़े रखना है, ठीक है, उसको नहीं हटा देना है।
आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच यूज करना है। प्रेसी लिखते वक्त आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। इसका मतलब ये है कि पैसेज जो भी दिया हुआ था वहां पे जैसे वर्ड्स लिखे हुए थे आपने हू बहू उसको डिट्टो कॉपी कर दिया। तो ऐसा करने से आपको जो है बहुत कम मार्क्स मिलेगा या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, आप जो है वर्ड को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उसका सिनोनिम यूज करिए, उसके जो है बहुत सारे वर्ड्स को रिप्लेस करके कोई एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हैं आप। लेकिन वही एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो ये सही नहीं होगा। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे डू नॉट एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, विश, रिमार्क और क्रिटिसिज्म। वहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है जस्ट उसको पढ़ करके आपको क्या समझ में आ रहा है आपको वही लिखना है। आपको अपना कोई ओपिनियन, अपना कोई राय मशवरा नहीं देना है, किसी तरह कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कोई रिमार्क नहीं देना है। ठीक है, जहां तक सीमित है वो पैसेज वहां तक ही आपको रहना है, अपना कुछ नजरिया पेश नहीं करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको जो है प्रेसी के अंदर कोई क्वेश्चन इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे सेंटेंस जो होंगे वो स्टेटमेंट टाइप होंगे, आपको जो है क्वेश्चन वहां पे कुछ इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको जो है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन या फिर एब्रिविएशंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ लिखा हुआ है फुल तो उसको फुल ही लिखिए, उसका एब्रिविएशन ना ही लिखे तो बेहतर होगा। उसके बाद जो है आपको जर्की नहीं होना, यानी कि आप जो सेंटेंस वगैरह यूज कर रहे हैं वो जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बात आप कह रहे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस में आप बात कह रहे हैं उससे कोई मतलब कंटिन्यूटी जाहिर ही नहीं हो रही है, हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, आपका जर्किंग होने लगे वहां पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सेंटेंस जो है उसको कंटिन्यूअस आपको करना है ताकि उसका एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आ सके, जो आप बनाना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आ सके कि हाँ आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया और ये कंटिन्यूअस चले जा रहा है। लेकिन बीच में अगर आप जो है जर्की हो जाते हैं, वहां पे अगर आपने पहले कुछ बताया फिर कुछ और ही बता दिया जिसका पहले सेंटेंस के साथ लिंक ही नहीं था, तो फिर वो थोड़ा खराब लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक कंटिन्यूटी जो है बरकरार रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पैसेज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैसेज लिया है। ठीक है, इसको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है और किस तरह से इसका आंसर राइटिंग जो है आपको करना है, प्रेसे किस तरह से लिखना है, आप किस तरह से जो है इसके सारे सेकेंडरी वर्ड्स को हटा सकते हैं, किस तरह से आप सेंट्रल आइडिया को यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स को आपको किस तरह से लिखना है, आपको किस तरह से जो है प्रेसी को सजा करके लिखना है, किस तरह से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग्स बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स, फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू आवर फेलोज, इट कैन ऑल्सो इफ we use it carelessly make our attitude completely misunderstood. A slip of the tongue, the use of unusual word or of an ambiguous word and so on may create an enemy where we had hoped to win a friend. Again, different classes of people use different vocabularies and the ordinary speech of an educated may strike an uneducated listener as pompous. Unwittingly, we may use a word which bears a different meaning to our listener from what it does to mean of our own class. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands careful handling. Only a fool will express himself alike to all kinds and conditions to men. देखिए यहाँ पे जैसा कि समझ में आ रहा है कि स्पीच के बारे में बोला जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं वो एक तरह का ब्लेसिंग ही है हमारे लिए, लेकिन कभी कभी जो है ये कर्स भी साबित हो सकता है। क्योंकि जब इंसान कुछ बोलता है तो अगर वो अपने जबान पे काबू नहीं रखता है, कुछ ऐसे अनयूजुअल वर्ड्स यूज करता है, कुछ खराब वर्ड यूज कर देता है, कभी कभी डुअल मीनिंग वाला वर्ड्स यूज कर देता है जो कि लोगों को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं सिर्फ आपके गलत कहने पे। ठीक है, या फिर आपके जो है वर्ड्स का यूज सही नहीं होता है तो इस तरह से आपके दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। और यहाँ पे जैसे बताया है कि हर क्लास के लोगों का जो वर्ड्स यूज होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि एजुकेटेड पर्सन अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन के लिए कुछ बोल रहा है, वर्ड अगर सही नहीं है तो उसको लग सकता है कि वो ज़्यादा पॉम्पुअस है या फिर ऐसा कुछ है। तो हर क्लास के लोगों का जो वर्ड्स का यूज़ होता है वो सेम नहीं हो सकता है। हमें चाहिए कि वर्ड्स का यूज़ जो है वो कंडीशन के हिसाब से करे। हर इंसान के लिए जो है सेम वर्ड का इस्तेमाल करना सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बेसिकली इस पैसेज का यही है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखना है वो भी हम लोग देख लेते हैं।
सबसे पहला यहाँ पे जो टाइटल है वो यहाँ पे दिया हुआ है द गिफ्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये हो गया टाइटल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद एक ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक, टोटल कितना ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ब्लैंक है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपके 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड काउंट भी दे दिया गया है, यहाँ से लेकर के पूरा स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक देखिए आपका 20 वर्ड्स कंप्लीट होता है। ये पूरा यहाँ पे ऐसे 60 का दिया हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में भी आपके पेपर में ऐसे ही बना हुआ रहेगा, ब्लैंक बना हुआ रहेगा, बगल में जो है वर्ड काउंट भी आपका लिख दिया रहेगा कि इतना वर्ड जो है आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आपको जो है 1/3 में उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने लिखा है, स्पीच इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट बट टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स वी मस्ट यूज इट केयरफुली, otherwise we may be misunderstood and turn our friends into foes. We should not ignore the fact that words do not always mean the same thing to the educated and uneducated man. Words must therefore be used with great caution and tact. तो देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है बड़े वाले पैसेज को जो है यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी करना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया लेकर के आपको लिखना पड़ेगा। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी वर्ड के बाद अगर आपको जो है कॉमा या फिर फुल स्टॉप यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे मेन, तो मेन के बाद ही आपको वहां पे दे देना पड़ेगा फुल स्टॉप। जैसे कि यहाँ पे कॉमा अगर यूज किया हुआ है देयरफॉर के बाद, तो ये देयरफॉर के बाद ही जो है आपको दे देना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक बॉक्स में आपको एक ही वर्ड लिखना है, एक से ज्यादा वर्ड नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पे वर्ड काउंट भी दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 4 5, इस तरह से आपको पूरा जो है लिखना पड़ता है। तो मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि किस तरह से आप जो है एक प्रेसी लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।